हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर हम सबसे पहले रीड करेंगे नेशनल पार्टीज़ के बारे में, देन स्टेट पार्टीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नेशनल पार्टीज़ जो हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो नेशनल पार्टी कब बनती है और स्टेट पार्टी कब बनती है। तो यहाँ पे आपको देखो बताया गया फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इसका है कि कोई भी अगर पार्टी है, ठीक है, अगर वो सिक्योर कर लेती है एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के अंदर, ठीक है, कोई भी नेशनल पार्टी अगर एटलीस्ट 6% जो है टोटल वोट्स का सिक्योर कर लेती है तो वो नेशनल पार्टी मानी जाती है। सेकेंड है कि 4 स्टेट्स इन असेंबली इलेक्शन, अगर असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और 4 स्टेट्स के अंदर ये पार्टी जीत जाती है तो भी क्या है, ये नेशनल पार्टी बन जाएगी। थर्ड क्राइटेरिया देखो क्या बता रखा है इन्होंने, एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा के अंदर अगर इनको 4 सीटें मिल जाती हैं तब भी ये क्या बन जाती है, नेशनल पार्टी बन जाती है। आपकी बुक के अंदर आपको 6 जो है नेशनल पार्टीज दे रखी हैं। सबसे पहले है आपको आम आदमी पार्टी, देन है बहुजन समाज पार्टी, फिर है आपकी भारतीय जनता पार्टी, फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। तो 6 तरह की आपको जो है नेशनल पार्टी दे रखी हैं और इन 6 पार्टी के बारे में आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं उसके अंदर कुछ और जो है नेशनल पार्टीज जो हैं बता रखी हैं। ठीक है, बट अब वो नेशनल पार्टी नहीं रही हैं तो हम वो पार्टीज को यहाँ पे रीड नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पुरानी बुक है उसके अंदर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में बताया हुआ है। अब ये क्या है, एक स्टेट पार्टी बन चुकी है। ठीक है, ये नेशनल पार्टी नहीं रही है तो हम इसको रीड नहीं करेंगे। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये कब बनी है, ये आपकी ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, और 1885 के अंदर ये फॉर्म्ड हुई थी, बनी थी। ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से क्या है, जो कांग्रेस है वो डोमिनेट ही करती आई है और इनका सिंबल क्या है, हैंड। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है आपको सेकंड नंबर पर। अब ये जो आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी है, ये कब बनी है, 1980 में। ठीक है, बट 1980 में जब ये बनी है तो उससे पहले जो है इसका नेम था आपका भारतीय जन संघ। ठीक है, तो जब ये पार्टी बनी थी बीजेपी, ठीक है, जो मतलब कि जो इसके पुराने जो फाउंडर है, ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, उन्होंने 1951 के अंदर इस पार्टी को बनाया था। तब इस पार्टी का नाम क्या था, भारतीय जन संघ। ठीक है, तो बाद में क्या है कि इसका जो नेम है वो क्या बन गया, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो ये जो पार्टी है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है, कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। इसका मतलब क्या है, हिंदुत्व, मतलब कि हिंदू धर्म को जो है ज़्यादा हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देन इसके बाद ये क्या चाहते हैं और इनका क्या मेन एम है। ठीक है, ये टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहते हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। ठीक है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, वो इंडिया का ही पार्ट होना चाहिए। ठीक है, सारा का सारा टेरिटोरियल जो एरिया है वो इंडिया के साथ होना चाहिए, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी ये चाहते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि सभी के लिए जो है एक जैसे ही क्या होने चाहिए, रूल रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे उसका कोई भी धर्म है। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक ही मतलब कि यूनिफॉर्म रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहेंगे, सिविल कोड के अकॉर्डिंग रहेंगे। एंड बैन ऑन रिलीजन कन्वर्जन, और आप अपने धर्म को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके बारे में बताया गया। ठीक है, याद रख लेना इसका पुराना नेम क्या है, इसके फाउंडर कौन है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता इसका, बट 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फाउंडर नेम, ठीक है, फाउंड कब हुई है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है। और इसका जो सिंबल है बीजेपी का वो क्या है, लोटस। ठीक है, एक कांग्रेस का क्या है, हैंड। देन इसके बाद आ जाता है आपको बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, एलिफेंट है। ठीक है, और ये फॉर्म्ड कब हुई है, 1984 के अंदर ये फॉर्म्ड हुई है। ठीक है, लीडरशिप किसकी थी उस टाइम पे, कांशीराम की थी। कांशीराम के लीडरशिप के अंडर ही ये पार्टी फॉर्म हुई है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज, ये बहुजन समाज के लिए पावर को सिक्योर करके चलना चाहते हैं। अब ये बहुजन समाज वाले कौन से लोग हैं, तो ये इसमें इंक्लूड करते हैं दलित्स लोगों को, आदिवासीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन सी होती हैं, जो कि क्या है,
बहुत ही कम संख्या के अंदर जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे सिख कम्युनिटीज़ हैं, तो ये भी क्या है एक तरह से कि कम संख्या के अंदर हैं, तो इन लोगों को क्या है ये सिक्योर करके चलना चाहते हैं, ये इनका मेन एम है इस पार्टी का, ठीक है। तो यूपी, दिल्ली, पंजाब के अंदर ये जो पार्टी आपको देखने को मिलती है। देन इसके बाद आ जाता है आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, CPI एम डल जाता है इसका ब्रैकेट के अंदर ये, ठीक है, मार्क्सिस्ट। अब ये क्या है, ये जो पार्टी आपकी, पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल है ये हैमर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिक्कल है। सिक्कल हम किसको बोलते हैं, जैसे पंजाबी के अंदर तो हम इसको दाती बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी के अंदर दरांती भी बोलते हैं, ठीक है, घास काटने वाली जो है सिक्कल। देन इसके बाद आ जाएगा स्टार। ये तीनों की तीनों चीज़ें ही इसका सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ठीक है। देन इसके बाद ये फॉर्म्ड कब हुई है, 1964 के अंदर ये फॉर्म्ड हुई है। और ये बिलीव किस चीज़ के अंदर करते हैं, मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म के अंदर। मार्क्सिज्म का मतलब क्या है, इक्वालिटी शुड बी इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। और लेनिनिज्म का मतलब क्या है, पॉलिटिकल जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं ये पार्टी वाले, कहते हैं कि सोशलिज्म होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, सेकुलरिज्म होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ऑल रिलीजन आर इक्वल, ठीक है, कोई भी एक धर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, और डेमोक्रेसी चाहते हैं ये कंट्री के अंदर, ठीक है। इसका तो ये सपोर्ट करते हैं। अपोज किस चीज़ का करते हैं कि कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंपेरियलिज्म या फिर सक्सेशनिज्म। इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर एक मतलब स्टेट है, अगर वो अलग होना चाहती है, ठीक है, अलग से अपने आप को अलग करना चाहती है, तो इस चीज़ के ये बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा कम्युनलिज्म, ठीक है, कि धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो भी ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा के अंदर ये पार्टी आपको देखने को मिलती है। देन आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपके सिलेबस से कट है तो आपको ये नहीं पढ़नी है। फिर है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, क्योंकि नेशनल पार्टीज नहीं रही हैं तो हम क्यों इसको रीड करेंगे, वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। देन आ जाएगा नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, बुक है, ठीक है। कब फॉर्म्ड हुई है, 2013 के अंदर, 2013 में बनी है। लीडरशिप किस चीज़ की किसकी थी, कौन से पर्सन की थी, PA सेंगमा, ठीक है, PA सेंगमा जो है इसके क्या है, लीडर हैं। देन फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या है, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट है, जैसे कि 7 सिस्टर है इस साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर ये जो पार्टी है फर्स्ट क्या है, नेशनल पार्टी मानी जाती है। इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल चुका है वहां पे, ठीक है। NPPS जो है, कोर फिलोसफी क्या है इसकी, इज एजुकेशन, कि ये चाहते हैं कि हर एक पर्सन जो है एजुकेट हो, एम्प्लॉयमेंट, हर एक बंदे को काम मिले, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी। और लोगों के पास क्या है, जैसे कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आपने रीड किया होगा कि क्या है, हर किसी के पास पावर आए, ताकत आए, ठीक है। और ये मेघालय में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये 7 सिस्टर जो हैं ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, वहां पर ये पार्टी है। देन इसके बाद आ जाता है आपको, ये न्यू ऐड हुई है, ठीक है। फिर है आम आदमी पार्टी, ये भी न्यू है, ठीक है। और ये इसका जो सिंबल है वो क्या है, ब्रूम है, ठीक है, झाड़ू। फिर है फॉर्म्ड कब बनी है, 2012 के अंदर बनी है। 2012 में किसकी लीडरशिप में, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप के अंदर बनी है, ठीक है। पार्टी वाज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये पार्टी क्यों बनी है, क्योंकि उस टाइम पे करप्शन वगैरह चल रहा था, तो ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सरकार जो भी काम कर रही है ना उसको जवाबदेह होना चाहिए कि वो ये एक्शन क्यों कर रही है, ठीक है। क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए सरकार का, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी काम है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, कुछ भी उसके अंदर मतलब करप्शन वगैरह ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। देन और मतलब अच्छे से ये अपने सिस्टम को चला सके, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है ये, ठीक है। और देन उसके बाद क्या है, प्रेजेंटली ये दिल्ली और पंजाब के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको लर्न कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनकर आता है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपको आ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज। अब देखो, स्टेट पार्टीज जो है किसको बोला जाता है, ऑल द पार्टीज अदर देन नेशनल पार्टीज आर कॉल्ड स्टेट पार्टी। जो नेशनल पार्टी नहीं मतलब जो नेशनल पार्टी है उसके अलावा जितनी भी पार्टीज बच गई वो सारी की सारी किसमें आ गई, आपकी स्टेट पार्टीज के अंदर आ गई हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको मतलब कि क्राइटेरिया क्या है, 6% वोट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपको 6% जो है वोट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, या फिर एटलीस्ट आप 2 सीट्स आपके पास होनी चाहिए। देन आप क्या है, स्टेट पार्टी बन जाएगी आपकी जो पार्टी है। इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेट पार्टी क्यों बनाई जाती है, इसका क्या फ़ायदा क्या है, क्या
क्या होगा अगर स्टेट पार्टीज नहीं होंगी, अगर हैं तो भी क्या फायदा है, ठीक है। दे मेक फेडरल सिस्टम डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्ग। इससे क्या है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे सेंटर की गवर्नमेंट है, फिर स्टेट की गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पावर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, हर एक बंदा पार्टिसिपेट कर पा रहा है और हर एक बंदे को पता चल रहा है कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है या सरकार क्या कर रही है, ठीक है। तो इससे जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन मेक पार्लियामेंट डाइवर्स। और इससे क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो डाइवर्स हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह से जो लोग आ रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन लेकर आ रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। तो उससे क्या है, जो पार्लियामेंट है वो मतलब कि और ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग देखने को मिलते हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर। देन इसके बाद क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने लोकल इश्यूज़ को ज़्यादा देखती है, ठीक है। और इससे क्या है, जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और देन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो नेशनल पार्टीज होती हैं, कई बार वो क्या करती हैं, मतलब वो जीत नहीं रही होती हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि वो स्टेट पार्टीज़ के पास जाती हैं और हैंडशेक कर लेती हैं उनसे, ठीक है। तो इससे क्या है, नेशनल पार्टी को भी क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, किससे, स्टेट पार्टीज से, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से है, शिवसेना आ जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर अब आ जाता है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, इनको कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले है इसमें डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि जो लीडर टू टॉप है, अब इसमें क्या है कि जो टॉप लीडर होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल टू देम और फैमिली मेंबर। इसमें क्या है, जो टॉप लीडर होते हैं ना, वो इस चीज का बहुत ज्यादा एडवांटेज लेते हैं। किस चीज का, कि जैसे कि अगर परदादा आगे लीडर थे, फिर दादाजी लीडर हैं, फिर डैडी लीडर हैं, फिर अब बच्चा खुद लीडर है, तो इस तरीके से क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन चलती रहती है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज जो है आती रहती है। तो ये चीज ठीक नहीं है। देन उसके बाद है टॉप पोजीशंस पर क्या है, अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा दिया जाता है, ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन है। देन है बैड फॉर डेमोक्रेसी। तो ये चीज क्या है, डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद है सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी जगह पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब क्या है कि ये भी एक चैलेंज है। तो देखो कैसे कह रहे हैं कि पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ 1 और 2 टॉप लीडर्स के हाथ में सारी की सारी पावर होती है, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, और कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग भी नहीं होती है वहां पे। देन मतलब कि मीटिंग्स अरेंज नहीं की जाती हैं कि टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज की जाए, क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं समझी जाती, ये सही समझा ही नहीं जाता। क्यों, क्योंकि नो इंटरनल रेगुलर इलेक्शन, ना ही वहां पे रेगुलर इलेक्शन किए जाते हैं, ठीक है, कि छोटे लीडर्स की भी सुनी जाए। ऑर्डिनरी मेंबर डू नॉट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं, जो छोटे लेवल के लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास तो कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है। जो टॉप लीडर होते हैं वो ही आपस में डिस्कस करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपस में ही सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक चैलेंज है। फिर तीसरा है मनी एंड मसल पावर। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे जो पावर है वो सरेआम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। पैसा देकर वोट्स खरीदी जाती हैं, ठीक है। या फिर जो क्या है, जो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, मसल्स पावरफुल होते हैं, ठीक है, कि बहुत ज्यादा दिखने में हट्टे कट्टे हैं और मतलब कि लगता है कि हाँ ये अपना डोमिनेट करने वाले लोग हैं, तो उनको क्या है, ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। या जो जिनके पास पैसा ज्यादा है, कैंडिडेट कैन रेज मनी आर नॉमिनेटेड। जिनके पास पैसा है उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आपको ही हम सीट दे रहे हैं, आप खड़े हो जाओ, क्योंकि वो पैसा लगाएगा पर्सन, ठीक है। रिच पीपल और कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, फंड दे देती हैं। कोई भी जब लीडर जो है मतलब कंटेस्ट करता है इलेक्शन को, तो बाद में उसके जीतने के बाद क्या है, अपनी मनमानी से उस लीडर से काम भी लेते हैं। तो ये भी एक तरह से चैलेंज है, ठीक है। देन है मीनिंगफुल चॉइस। अब लोगों के पास क्या है, मीनिंगफुल, नो मीनिंगफुल चॉइस, लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, ठीक है। सारी की सारी पार्टीज जो हैं वो क्या है, मतलब कि चाहे देखने में अलग अलग हैं, बट जब वो पावर के अंदर आ जाती हैं तो वो कोई खास काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए कि नो मीनिंगफुल चॉइस है लोगों के पास, ठीक है। तो ये 4 आपको चैलेंज बताए गए हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो पावर आती रहती है। फिर है इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, ठीक है, छोटे लीडर को कुछ भी नहीं पता होता है, टॉप लीडर ही सब कुछ कर रहे हैं। मनी एंड मसल पावर देखने को मिलती है इलेक्शन में। और फिर है मीनिंगफुल चॉइस नहीं है लोगों के पास, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या है, क्या क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी रिफॉर्म्स हुई हैं ताकि क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज सही से रन कर पाए। तो यहाँ पे बताया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। जो
डिफेक्शन लॉ जो है इसको एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों बोला गया है, मतलब कि जो कुछ लीडर क्या करते थे, एमएलएज और एमपीज जो है जीतने के बाद क्या करते थे, जब वो जीत जाते थे किसी पार्टी के सिर पर, वो जीत गए हैं, ठीक है, विन हो गए हैं, जब जीत जाते थे तो उसके बाद किसी दूसरी पार्टी के अंदर वो जंप कर जाते थे, ठीक है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, जीतते तो वो हैं किसी और पार्टी के सिर पर और बाद में वो उस पार्टी को चेंज करके किसी और पार्टी के साथ जाके मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो इसके लिए क्या बन गया, एक तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ बन गया कि अब आप पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हो। सेकंड है प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस। अब इसमें क्या है कि कोई भी जो भी कैंडिडेट है उसको क्या है, मस्ट प्रोवाइड डिटेल, उसको क्या है अपनी की सारी जो डिटेल है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई भी क्रिमिनल केस उसके ऊपर है, ठीक है, या उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी वो फाइल बनाकर क्या है सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बाद में आपने देखा कि लीडर बनने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो कहाँ से आई है, तो बाद में ये इसके ऊपर एक सॉरी क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। देन तीसरा है इनकम टैक्स रिटर्न, और जितना भी उसके पास मतलब कि टैक्स पे करना होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैव एंड होल्ड इंटरनल इलेक्शन, ठीक है, इंटरनल इलेक्शन जब होते हैं, ठीक है, तो फाइल देयर टैक्स रिटर्न, तो सारा का सारा जो टैक्स होता है वो रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ओनली डू फॉर दिस फॉर्मेलिटी, ये सिर्फ जो लीडर है फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, ठीक है, वो अपना पूरा का पूरा टैक्स जो है रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पूरी जो फाइल है वो भी सबमिट नहीं करवाते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है कितनी नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो है एंटी डिफेक्शन लॉ ये तो है ही है। देन इसके बाद क्या है, अदर सजेशन भी दी गई है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अच्छे से रन करेगी तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, ये तो आपको रिफॉर्म्स आ गया, ठीक है। इसमें है रेगुलेटिंग इंटरनल अफेयर। अब इसमें क्या है, रेगुलेटिंग इंटरनल अफेयर मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर क्या है, शुड मेंटेन द मेंबर रजिस्टर, जो क्या है रजिस्टर को क्या है मतलब जो जितने भी मेंबर हैं उनको क्या है एक तरह से मतलब रजिस्टर किया जाना चाहिए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। रिसोल्व डिस्प्यूट, अगर कोई भी पार्टी के अंदर डिस्प्यूट है उसको इंडिपेंडेंटली क्या कर देना चाहिए, मतलब कि सॉल्व करना चाहिए। होल्ड ओपन इलेक्शन, और ओपन इलेक्शन होने चाहिए टॉप पोजीशंस के लिए। ये नहीं है कि कुछ एक टॉप लीडर है वो ही टॉप पोजीशंस के ऊपर बैठे, नहीं, मतलब कि इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और जो मेंबर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा कुछ जो है रजिस्टर होना चाहिए। सेकंड आपका पॉइंट है वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब वीमेन रिप्रेजेंटेशन के अंदर इन्होंने ये बताया कि 1/3 जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होनी चाहिए वीमेन्स के लिए, ठीक है। देन तीसरा है स्टेट फंडिंग। स्टेट फंडिंग का मतलब क्या है, कुछ एक लोग तो रिच होते हैं वो पैसा लगा लेते हैं इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, बट कुछ एक लोग बिल्कुल पुअर होते हैं जो नहीं पैसा लगा पाते। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए, ताकि क्या है अच्छे से मतलब इलेक्शन हेल्ड करवाए जा सकें। फिर है पब्लिक प्रेशर। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है कि अगर सिटीजन्स हैं या प्रेशर ग्रुप होता है या फिर मीडिया है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अगर कोई भी सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो वहां पे वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं इकट्ठे होकर, ठीक है, पिटीशन डाल सकते हैं। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा पब्लिक जो है इन्वॉल्व रहेगी कि सरकार क्या काम कर रही है क्या काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो सरकार को उतना ही अच्छे से काम करना पड़ेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अच्छे ढंग से काम कर पाएंगी, ठीक है। इफ मोर पीपल एक्टिवली एंगेज इन पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही एक्टिव होकर एंगेज हो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तब भी क्या है बहुत अच्छे से पॉलिटिकल पार्टी अपना काम कर पाएंगी, ठीक है, करेंगी, क्योंकि उनको डर होगा, क्योंकि लोग जो है उनको देख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये अदर सजेशन भी दिए गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अच्छे ढंग से काम कैसे कर सकती है। 3 तो इसमें क्या आ जाएंगे, आपको रिफॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा आप ये सजेशन इसके अंदर डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करने की जो है समझाने की कोशिश की गई है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कमेंट करके जाइएगा, ठीक है, लाइक करके जाइएगा वीडियो को अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है।